हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो ये सारी चीजें आज जो है हम लोग सीखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 12 का, और ये पहला टॉपिक है, तो बहुत ध्यान से इसको पढ़िए, सीखिए। ये आगे आपका नॉलेज बेस बनाने में काफी हेल्पफुल होगा, और बहुत सारे कंसेप्ट्स यहीं से निकलते हैं आपके फिजिक्स से। तो हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को सीधे डिफाइन किया गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is the study of electric charges at rest। नाम से भी थोड़ा थोड़ा लग ही रहा था ऐसा। इलेक्ट्रो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमिनन है उससे रिलेट करता है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस, और स्टैटिक्स मतलब वो रुका हुआ है ना। तो यहाँ डेफिनेशन में भी कहा गया कि इट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो जब रेस्ट में होते हैं तो उनका कौन कौन सा फीचर होता है, उसको हम कैसे स्टडी करते हैं, वो अपने सराउंडिंग को कैसे अफेक्ट करते हैं, इन सब की स्टडी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ये जरूरी है जानना कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो किसी भी मटेरियल का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जैसे कि मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि कोई सा ही मटेरियल होगा उसका कुछ ना कुछ मास होगा, उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का। तो अगर हमें डिफाइन ही करना हो तो हम इसको लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज गिव्स राइज टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हुआ कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इसको मेजर किया जा सकता है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका कोई ना कोई यूनिट होगा। तो इसकी एसआई यूनिट है, इसकी एसआई यूनिट जो है वो होती है कूलॉम्ब। मैं इसको लिख देता हूं कूलॉम्ब, और इसका सिंबल है वो कैपिटल सी है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। और जो सबसे छोटा इलेक्ट्रिक चार्ज पाया गया है एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता हो, वो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्ब। मैं इसका मैग्नीट्यूड कह रहा हूं। आगे हम देखेंगे कि
इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसकी वैल्यू इतनी ही होती है और वो पॉजिटिव होता है। ठीक, अब क्या है कि एक लॉ ऑफ नेचर है चार्जेस का कि लाइक चार्जेज रिपेल each other and unlike charges attract each other। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए दो चार्जेज हैं Q1 और Q2। यहाँ ये दोनों पॉजिटिव है, मान लीजिए दोनों चार्ज पॉजिटिव है, तो Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाएगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। लाइक चार्जेस रिपेल मतलब इसको अपने से दूर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इसी प्रकार से Q2 भी जो है वो Q1 पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। लेकिन अगर दो चार्जेज हैं Q1 और Q2 जो कि इसमें से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाइड होगा वो अट्रैक्टिव होगा। वो एक दूसरे की तरफ दूसरे चार्ज को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करेंगे। और रिपल्सिव वाला केस यहाँ नेगेटिव चार्ज के केस में भी होगा। Q1 और Q2 अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो भी फोर्स जो है वो रिपल्सिव फोर्स ही होगा। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। हमने इलेक्ट्रिक चार्ज सीख लिया कि क्या होता है और कितने टाइप का होता है। अब जैसा कि हमने देखा ऊपर कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, किसी भी मटेरियल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो जब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं मोस्टली। प्रोटॉन तो एक एटम के अंदर, हालांकि एटॉमिक फिजिक्स की बातें हैं, बट अभी आप ये जानिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो मटेरियल के अंदर मूव करता है उसके बेसिस पे हम लोग मटेरियल को दो तीन पार्ट्स में, दो तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे कि कंडक्टर्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत इजीली पास करते हैं कंडक्टर के थ्रू। तो हम लोग लिखते हैं कि द मटेरियल through which the electric charges can flow easily। कंडक्टर से इलेक्ट्रिक चार्ज काफी इजीली पास होता है। कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है काफी इजी होता है, काफी स्मूथ होता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एग्जाम्पल जो है कंडक्टर्स के वो होते हैं मेटल्स, ह्यूमन बॉडी। हम लोग सभी लोग जो हैं वी आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट, इटीसी, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस को पास होने में काफी प्रॉब्लम होती है, बहुत डिफिकल्टी होती है, उन मटेरियल्स को हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं। तो हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं, द मटेरियल through which the electric charges cannot flow easily।
आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। इसके भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, डायमंड ना, नाइलॉन, etc। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। अब इन दोनों तरह के मटेरियल्स की एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस और भी होता है, जो कि ये कंडक्टिविटी के कारण ही आता है। जब फॉर एग्जांपल कोई कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल एक मेटल है, जब एक मेटल को हम लोग कुछ चार्ज देते हैं, मान लीजिए एक मेटल है, ये एक मेटल है जिसको हमने कोई चार्ज दिया, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है। तो क्या होता है कि बहुत क्विक, क्योंकि मेटल के अंदर चार्जेस बहुत इजीली फ्लो हो सकते हैं, तो ये चार्ज मान लीजिए इस पॉइंट से आया यहाँ पे, बट ये थोड़े ही टाइम में मेटल में थ्रू आउट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर इंसुलेटर है, मान लीजिए ये बॉडी इंसुलेटर होता, तो इसको जो हम चार्ज देते तो जहां पे ये एंटर करता ये वहीं पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मेटल यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर का, ठीक। अब हम लोगों को कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ना चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज का, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। 3 प्रॉपर्टी होती है, एक एडिटिविटी, 2 क्वांटाइजेशन और तीसरा जो होता है वो होता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक एक करके तीनों को समझते हैं। तो एडिटिविटी, ये प्रॉपर्टी ये कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। ये कहने का क्या मतलब हुआ? ये कहने का मतलब हुआ जैसे कि जो मटेरियल कोई भी होता है उसका जो मास होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और मास जो होता है, जैसे कि मान लीजिए एक्सटेंडेड कोई एक बॉडी है, उसका मान लीजिए 5 किलो मास है, 5 किलोग्राम। उसको छोटे छोटे पार्ट्स में भी यदि तोड़ेंगे और फिर सबको इंडिविजुअली मेजर करेंगे तो उन सबका सम भी जो है अगेन 5 किलो ही होगा, 5 किलोग्राम ही होगा। ये होती है एडिटिविटी। उसी प्रकार से चार्ज भी है कि कोई एक लार्ज बॉडी है मान लीजिए, विच इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल स्मॉल चार्जेस, ठीक है, जो भी है Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, ठीक है, बहुत सारे चार्जेस हैं। तो ये जो टोटल चार्ज है इसके ऊपर, टोटल चार्ज Q है, वो Q1 प्लस Q2 प्लस अप टू Qn होगा, ठीक है, सॉरी Qn होगा। और जब हम ये ऐड करते हैं, मास के केस में एक ही तरह का मास होता है, पॉजिटिव मास, लेकिन चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो जब हम ये ऐड कर रहे हैं तो साइन को हमें देखना है, जो नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके आगे नेगेटिव ही लगेगा, है ना, वो हमें ध्यान रखना होगा। तो हम लोग इस चीज को, जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा, उसको लिख लेते हैं कि एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट द टोटल charge of a system, the total charge of a system is the algebraic sum of all the individual charges of which the system is composed of। जो बात हमने यहां सीखा वही बात यहां पे लिख दिया है, ठीक। ये एडिटिविटी है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लीजिए एक सिस्टम है जिसमें 2 माइक्रो कूलम एक चार्ज है,
हाँ, 3 माइक्रो कूलम्ब एक चार्ज है, 4 माइक्रो कूलम्ब एक चार्ज है और -5 माइक्रो कूलम्ब एक चार्ज है। अब ये सिस्टम जो होगा उसका टोटल चार्ज होगा 2 माइक्रो कूलम्ब, सी कैपिटल होगा, 2 माइक्रो कूलम्ब प्लस -3 माइक्रो कूलम्ब प्लस 4 माइक्रो कूलम्ब प्लस -5 माइक्रो कूलम्ब। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 4 6 और 6 में से, तो ये -2 माइक्रो कूलम्ब। तो सिस्टम का जो टोटल चार्ज है ये हो जाएगा -2 माइक्रो कूलम्ब। ये हमने एडिटिविटी देखा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब दूसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही हो या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही हो, क्वांटाइजेशन होने का मतलब ये होता है कि हम जिस क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं वो कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज ही ले सकता है, उसकी कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज ही हो सकती है, उसकी कोई भी कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं हो सकती है। जैसे कि अगर हम एक फिजिकल क्वांटिटी मान लीजिए मेजर करते हैं, कहते हैं कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो वो कोई पर्टिकुलर नंबर ही हो सकता है। वो 5 स्टूडेंट होंगे, 15 20 25 इसी तरह का होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम लोग ये कह सकते हैं कि क्लास में 15.5 स्टूडेंट्स हैं या 15.15 स्टूडेंट्स हैं, ऐसे नंबर्स नहीं होते हैं। तो वहाँ एक ये नंबर्स जो है क्वांटाइज्ड है। सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसका वो 1 है, तो 1 के मल्टीपल में ही क्लासरूम में स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या फिर 0 भी हो सकता है, तो 0 भी इस तरह से। इसी प्रकार से मान लीजिए हमको एक फिजिकल क्वांटिटी है कि एक बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स हैं, तो वो भी कोई नंबर हो सकता है, जैसे 5 फ्लोर, 7 फ्लोर, 10 फ्लोर, 20 फ्लोर, 100 फ्लोर, ऐसे। हम कभी आपने नहीं सुना होगा कि ये कहा जा रहा है उस बिल्डिंग में 4.75 फ्लोर है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो फ्लोर की संख्या जो है वो क्वांटाइज्ड होती है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो भी जो है कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू नहीं ले सकता है। इलेक्ट्रिक ऐसा एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पाया गया है कि कभी भी इलेक्ट्रिक चार्ज का जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है वो कोई इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई ही होगा। ई हमने अभी पीछे देखा कि ई इज द चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो ई क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसका कोई ना कोई इंटीजर मल्टीपल ही हमेशा इंडिपेंडेंट चार्ज हो सकता है। हम कभी भी ये नहीं देखेंगे कि 1.5 ई या 2.73 ई ऐसी वैल्यूज नहीं होती है। ठीक है, हमेशा n जो है वो 0 ±1 ±2 एंड सो ऑन, ऐसा इस तरह से होगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ नेचर है, ये बदला नहीं गया है। चार्जेज ऐसे हो सकते हैं जो कि आप जब फिजिक्स को आगे पढ़ेंगे तो पार्टिकल फिजिक्स में आप देखेंगे कि इसके जो नॉन इंटीजर मल्टीपल भी होते हैं लेकिन उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। बट अभी इस लेवल पे आपको इतना ही जानना है कि ये क्वांटाइज्ड है ना, ये इंटीजर वैल्यू ही हो सकती है n जो है। तो इस चीज को हम लोग सेंटेंस में यदि लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेज अकर in discrete amounts instead of continuous amounts. This experimental fact is called quantization of electric
चार्ज। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली यदि लिखना हो तो चार्ज इज ऑलवेज Q इज इक्वल टू n टाइम्स E, वेयर n इक्वल टू 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, यही हो सकता है। ठीक, ये हमने जाना, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। अब तीसरी प्रॉपर्टी थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है, मान लीजिए कोई एक आइसोलेटेड ऐसे सिस्टम है, ये दो चार चीजें फॉलो कर रहा है। जैसे कि इसमें से मैटर जो है वो कोई सा भी मैटर जो है इसमें से ना तो बाहर जाएगा, ना कोई सा ही मैटर यहाँ पे अंदर आएगा। इस सिस्टम को हम लोग आइसोलेटेड बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। अब इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, बट ओवरऑल जो है मैटर जो है सिस्टम में नया मैटर सिस्टम में ना एंट्री लेगा ना सिस्टम से एग्जिट लेगा। इस सिस्टम को हम आइसोलेटेड बोलते हैं। और इस सिस्टम में इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू, टोटल वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, है ना। तो इसको अगर लिखना चाहें तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट्स दैट द टोटल चार्ज of an isolated system remains constant। इसका एक कोरोलरी है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस can neither be created nor be destroyed. They can only be transferred from one object टू अनदर, इस तरह के आइसोलेटेड सिस्टम में। ठीक है, तो ये आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। ये इतना एब्सोल्यूट है कि ये लार्ज स्केल माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस हर जगह वैलिड होता है, और ये एक एग्जैक्ट लॉ ऑफ नेचर है। ये नेचर के जितने डोमेन हैं सब में वैलिड होता है। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। तो ये हमने तीन प्रॉपर्टी जानी चार्ज की, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन। अब चलिए हम लोग एक दो एग्जांपल्स जो हैं वो सॉल्व करते हैं, जिससे थोड़ा बहुत हमारा बेसिक जो है क्लियर हो। ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स जो है ढेर सारे एग्जांपल सॉल्व करके ही आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। एग्जांपल सॉल्व करना, एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत जरूरी है। उसी क्रम में हम लोग एक दो प्रॉब्लम्स अभी देखेंगे। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो ये कहता है, इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10 to the power 9 electrons per second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb from it। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। ये कह रहा है कि कोई बॉडी है जो 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड एमिट कर रहा है, तो हमें 1 कूलम्ब पाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड दे रहा है। तो एक सेकेंड में कितना चार्ज दे रहा है? 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स है, वो दे रहा है पर सेकेंड में, इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारा कितना मिल गया? ये जो क्वांटिटी हो गई, ये चार्ज एमिटेड पर सेकेंड हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम्ब। ये हमको एक सेकेंड में इतना चार्ज मिल रहा है। हमें कितना चाहिए? 1 कूलम्ब। तो हम लोग इसको लिखते हैं, क्वेश्चन क्या है कि टाइम कितना लगेगा 1 कूलम्ब पढ़ने में। ओके, तो सिंपल सा है कि ये है कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलम्ब is obtained in 1 second. Therefore, 1 coulomb will be obtained in 1 over 1.6 into 10 to the power -10 seconds. ठीक है, इतना सेकेंड। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपको मिलेगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड। अब बहुत लोग क्या करेंगे, ये आंसर मिल गया वहां पे छोड़ देंगे। फिजिक्स में आपको एनालाइज भी करना चाहिए, तभी जाके आप आगे जो भी पढ़ाई करेंगे इससे आपकी एनालिसिस जो है डेवलप होगी। अब देखिए, ये तो हमने पा लिया। अब इसे देखिए कि हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं कि इतने सेकेंड का मतलब क्या होता है, कितने टाइम में। 1 घंटे में 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, मतलब 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड होता है। और यहाँ पे 10 टू द पावर 9 सेकेंड की बात हो रही है। तो आप जान जाइए कि ये लगभग आपको अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स के आसपास का समय आएगा। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स में तो 200 ईयर्स से थोड़ा सा कम वैल्यू 198 ईयर्स के आसपास, कैलकुलेटर पे आप करके देख सकते हैं कैलकुलेट, उतना ईयर आएगा आपको। तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि 1 कूलम्ब जो है कितनी बड़ी क्वांटिटी होती है। 1 कूलम्ब बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, तभी तो उसको एक ऑब्जेक्ट जो कि 10 टू द पावर 9 था ना, हाँ 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है एवरी सेकेंड, तो भी उसको 1 कूलम्ब एमिट करने में 200 साल लग जाएंगे। इसका मतलब 1 कूलम्ब जो है बहुत बड़ी क्वांटिटी है। इस चीज को आप अप्रिशिएट कीजिए, इस फैक्ट को, आपके बहुत सारी चीजें जो है क्लियर होंगी। आप फिजिक्स की पावर को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, नेचर की पावर को रादर। ठीक है, तो इसी तरह से फिजिक्स को पढ़ते रहिए। आई होप कि आज जो हमने कंसेप्ट पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो हमने फाउंडेशंस पढ़ी, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते रहिए। कोई भी कंसेप्ट में समझने में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच कि आपने ये वीडियो देखा। गुड बाय।